बात करते हैं वाटर लॉक्ड सॉइल के बारे में। पहली प्रॉब्लमेटिक सॉइल है, यहीं से स्टार्टिंग कर रहे हैं। वाटर लॉगिंग का क्या मतलब होता है? देखो, वाटर लॉगिंग का मतलब होता है जब सॉइल पूरे तरीके से सेचुरेट हो चुकी हो। दो तरीके के पोर होते हैं सॉइल में, एक होता है माइक्रोपोर, एक होते हैं मैक्रोपोर। जब दोनों में पानी भर जाए, पूरे के पूरे फिल हो जाए पानी से, तब हम कहते हैं कि सॉइल सेचुरेट हो चुकी है। अब अगर मान लो और पानी नहीं आ रहा, तो ये जो एक्सेस वाटर है 2 से 3 दिन के अंदर ड्रेन हो जाता है, मैक्रोपोर से नीचे चला जाएगा और केवल माइक्रोपोर में पानी बचता है। ये वो वाटर होता है जो अवेलेबल वाटर होता है प्लांट्स के लिए, जिसे हम कैपिलरी वाटर बोलते हैं। लेकिन मान लो सेचुरेशन के बाद भी पानी आ ही जा रहा है, आ ही जा रहा है, ड्रेनेज हो नहीं रहा कुछ भी, तो क्या होगा? सरफेस पे पानी इकट्ठा होता जाएगा और यही कंडीशन होती है वाटर लॉगिंग की। जैसे कि यहाँ देखो, ये एक फील्ड है। अब यहाँ पे पानी बुरी तरीके से यहाँ पे भर गया है पूरे खेत में, ये वाटर लॉगिंग की कंडीशन है। अब ये जो फील्ड है बुरी तरीके से वाटर लॉग्ड है। ऐसे ही इधर अगर आप देखो तो यहाँ पे देखो, जो मैं बता रहा था कि दो तरीके के पोर होते हैं, एक होते हैं माइक्रोपोर, एक होते हैं मैक्रोपोर। जब दोनों सेचुरेट हो जाएं, तब हम कहेंगे कि सॉइल पूरे तरीके से सेचुरेट हो चुकी है, जब सारे के सारे पोर फिल हो जाएं। अब होता यह है, नॉर्मली 2 से 3 दिन के अंदर मैक्रोपोर से पानी ड्रेन हो जाता है और केवल माइक्रोपोर में पानी बचता है, जो अवेलेबल वाटर होता है प्लांट्स के लिए। इस कंडीशन को हम बोलते हैं फील्ड कैपेसिटी। लेकिन मान लो सेचुरेशन के बाद भी पानी आ ही जा रहा है, आ ही जा रहा है, तो फिर वाटर लॉगिंग होती है, जैसा मैंने आपको अभी बताया था। अब वाटर लॉगिंग में होता ही है क्योंकि अब पोर्स में केवल पानी है, एयर है ही नहीं, तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में पूरे तरीके से कंडीशन यहाँ पे एनारोबिक होती है, यानी कि ऑक्सीजन डेफिशिएंट कंडीशन। ये आपको ध्यान रखना है। क्या क्या कारण होते हैं वाटर लॉगिंग के? क्या वो वजह है जिसकी वजह से हमारे खेत में पानी रुक सकता है और वाटर लॉगिंग की समस्या आ सकती है? एक तो इसमें ये हो सकता है कि आपके खेत में नीचे हार्ड जो कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर होती है, कंकर या क्ले पान जिसे हम बोलते हैं, वो हो, जिसकी वजह से आपका जो पर्कुलेशन है वो ढंग से ना हो पा रहा हो, तो पानी ऊपर ही रुक रहा होगा। एक हो सकता है हाई वाटर टेबल हो, ये एक रीज़न हो सकता है। या फिर हो सकता है कि जो खेत का नेचुरल ड्रेनेज था वो किसी वजह से डिस्टर्ब हो गया। या फिर हो सकता है आपने ड्रेनेज ही ढंग से ना बनाया हो, आपने पूरे खेत की लेवलिंग अच्छे से ना करी हो, ये रीज़न हो सकता है। इसके अलावा रीज़न हो सकता है आपने जो है प्रॉपर इरिगेशन शेड्यूलिंग नहीं करी, आपने टाइमली इरिगेट नहीं करा। मान लो अभी मॉइस्चर ऑलरेडी मौजूद है, आप और इरिगेट करे जा रहे हो, वो भी एक रीज़न हो सकता है। एक रीज़न इसमें ये हो सकता है ओवर इरिगेशन आपने कर दिया, या रेनफॉल हद से ज़्यादा हो गया, या फ्लड वगैरह की प्रॉब्लम हो गई। ये सब रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से खेत में वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे यहाँ पे एक एक करके पहले पढ़ भी लेते हैं। जैसा मैंने बताया कि सब सरफेस हार्ड पैन या इम्परवियस लेयर, जनरली नीचे कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर होती है हार्ड, जिसे हम कंकर बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के नोड्यूल्स, या फिर पूरी की पूरी लेयर भी हो सकती है। इससे होगा ये, नीचे इन्फिल्ट्रेशन रुकेगा, मतलब जो डाउनवर्ड पर्कुलेशन है वो रुकेगा। इन्फिल्ट्रेशन तो हो जाएगा, थोड़ा अंदर आ जाएगा पानी, लेकिन उसके बाद ज़्यादा नीचे नहीं जा पाएगा। हाई वाटर टेबल जो मैंने बताया था, ये एक इम्पोर्टेंट रीज़न हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो रीज़न हमारा जा सकता है, 1 मिनट, हाँ ठीक है, पुअर नेचुरल ड्रेनेज। और इसका रीज़न हो सकता है एक तो टोपोग्राफी, और उसके ऊपर से भी आपने अगर लेवल वगैरह नहीं करा है। क्योंकि हमेशा ध्यान रखना, खेती करने से पहले जो भी आपका खेत है, आपका है या आप किराए पे कोई खेत ले रहे हो, तो पहले उसकी प्रॉपर लेवलिंग करवाई जाती है, तब वहाँ पे खेती स्टार्ट होती है। इसके अलावा सरफेस फ्लो हद से ज़्यादा, यानी कि इंटेंस रेनफॉल हो गया, या कोई फ्लड वगैरह हो गया, या आपने ओवर इरीगेशन कर दिया, या फिर जो नेचुरल ड्रेनेज था उसमें किसी तरीके की कोई ब्लॉकेज वगैरह आ गई। मान लो रोड वगैरह बन गई आपकी ड्रेनेज के रास्ते में ही, बीच में कोई रोड वगैरह आ गई, या आपने फील्ड में बंद को सही से मैनेज नहीं करा, ये सब रीज़न हो सकते हैं। अब वाटर लॉगिंग तो हो गई भैया, खेत में प्रॉब्लम तो हो गई। अब इसका प्लांट पे क्या असर पड़ेगा? जो हमारी खेत में फसल लगी हुई है, उस क्रॉप प्लांट पे क्या असर पड़ेगा? तो यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे, क्योंकि रूट रेस्पिरेशन की वजह से जो इथाइलिन निकल रहा है वो सब वहीं पे ट्रैप रहेगा रूट जोन में, क्योंकि अब गैसेस एक्सचेंज तो हो नहीं रहा, एनरोबिक कंडीशन हो गई है। तो अब होगा ये, वहीं के वहीं इथाइलिन इकट्ठा होता रहेगा। अब इससे होगा ये
जो लीफ है उसमें कर्लिंग स्टार्ट हो जाएगी नीचे की तरफ। लीफ में प्री मैच्योर सेनेसेंस स्टेज आने लगेगी, यानी कि लीफ में जो है अर्ली वो ओल्ड होने लगेगी। प्री मैच्योर उसमें सेनेसेंस स्टार्ट हो जाएगा, पीली पड़ने लगेंगी पत्तियाँ। इसके अलावा रूट की टिप पे जो टिश्यूज़ है उनकी डेथ यहाँ पे देखने को मिलेगी, जिससे हम बोलते हैं रूट टिप नेक्रोसिस। जैसे यहाँ पे देख रहे हो ये पत्ती पीली पड़ने लगी है, क्लोरोसिस कहते हैं हम इसे। इसके अलावा इधर अगर आप देखो तो ये देखो, ये पत्ती में नीचे की तरफ कर्लिंग होने लगी है, डाउनवर्ड कर्लिंग। तो ये इसी का रीज़न है कि वाटर लॉगिंग की वजह से जो रूट जोन में एनारोबिक कंडीशन बन गई है, उसकी वजह से जो रूट रेस्पिरेशन से इथाइलिन रिलीज हो रहा है वो इकट्ठा होता जा रहा है वहाँ पे। फिर एक यहाँ पे बीमारियों की भी ससेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है, जैसे जैसे कि फाइटोप्थोरा है, राइजेक्टोनिया है ना, पीथियम है, पीथियम फाइटोप्थोरा है, राइजेक्टोनिया है, रूट सड़ने लग जाती हैं। इसके अलावा एनारोबिक कंडीशन में डीनाइट्रिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है, नाइट्रेट आयन वापस से जो है यहाँ पे एटमॉस्फेरिक डाइनाइट्रोजन में कन्वर्ट होकर निकल जाएगा। इसके अलावा टॉक्सिक एलिमेंट्स इकट्ठी होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि वो केमिकली रिड्यूस होने लगते हैं। जैसे मैंगनीज है, इकट्ठा होने लगेगा, आयरन है। इससे रूट सेल्स पॉइजन हो जाते हैं, यानी कि अल्टीमेटली जो टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं इनकी मात्रा बढ़ने लगेगी और प्लांट ख़त्म होने लगेगा। इसके अलावा एनारोबिक कंडीशन की वजह से यहाँ पे रूट रेस्पिरेशन तो लगभग अब रुक ही गया है ना। इससे एटीपी का प्रोडक्शन सीधे रुक जाएगा। इसके अलावा जो प्लांट्स हैं वो प्रॉपरली न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। ये यहाँ पे कुछ चीज़ें मेंशन कर रखी हैं। अच्छा, तो यानी कि वाटर लॉगिंग काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है हमारे लिए। बिल्कुल सही बात है। कैसे प्रिवेंट करेंगे? अब वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम तो हो गई है, अब लेकिन मान लो अगर हम प्रिवेंशन स्ट्रेटेजीज देखें कि ऐसा ना हो, इसके लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो जो भी खेत हो आपका, उस खेत की पहले प्रॉपर लेवलिंग करवा लो अच्छे तरीके से। जैसे यहाँ आपको दिख रहा है, ये ट्रैक्टर के पीछे पूरी मशीन टाइप की सी लगती है जो कि कंप्यूटर से चलती है, और ये अपने आप जो है खेत देख लेगी कि कहाँ पे मेनली ढलान ज़्यादा जा रही है या कम जा रही है। तो इस तरीके से लेवलिंग करवानी पड़ती है पहले पूरे खेत की। पैसा तो थोड़ा बहुत लगता है, लेकिन आपकी फसल आगे बच जाएगी। तो एक तो प्रॉपर लैंड लेवलिंग बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में कंट्रोल्ड इरिगेशन शेड्यूलिंग। पहली बात तो आपको ये एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि कितने दिन बाद एग्जैक्ट कब आपको पानी लगाना है। क्लाइमेट में आपको देखना है कहीं ऐसा तो नहीं है मिट्टी में अभी नमी ज़्यादा है लेकिन मैं इरीगेट कर रहा हूँ, या मान लो अभी जैसे बादल वगैरह हो रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको अपने शेड्यूल को चेंज करना पड़ सकता है। इसके अलावा कोशिश करो माइक्रो इरिगेशन की जो टेक्निक्स हैं वो अपनाओ, जैसे कि ड्रिप सिस्टम है, स्प्रिंकलर सिस्टम है। सबसे ज़्यादा एफिशिएंट तो ड्रिप सिस्टम होता है, तो ड्रिप या स्प्रिंकलर वगैरह आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा अगर आसपास आपका यहाँ पे कैनाल कोई जा रही है, तो ये होना चाहिए कि उस कैनाल में पानी छोड़ने से पहले उसकी प्रॉपर लाइनिंग करवाई जाए, ताकि पानी नीचे सीप होके आपका खेतों तक ना आ जाए। ये जितनी भी कैनाल बनाई जाती है ना इरिगेशन के लिए, उनमें पानी छोड़ने से पहले पहले उनमें लाइनिंग होती है। लाइनिंग से ये होगा पानी नीचे सीप नहीं होगा, तो सीपेज वेस्ट नहीं होगा किसी भी तरीके का। और सीपेज की वजह से ही आसपास के खेतों में भी मिट्टी में जो है नीचे से पानी आ जाता है, तो वो भी एक प्रॉब्लम करता है। तो अगर प्रॉपरली कैनाल में लाइनिंग होगी तो ये सब प्रॉब्लम भी देखने को नहीं मिलेगी। अब जैसे कि यहाँ पे आप देखो, ये कैनाल है, इसमें ये पानी बह रहा है, लेकिन पानी छोड़ने से पहले इन्होंने क्या करा है, पूरे तरीके से नीचे से भी और साइड से भी इसकी प्रॉपर लाइनिंग करवा दी है, ताकि सीपेज की प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा कोशिश करो कि स्पेशली जैसे कि वेजिटेबल वगैरह होती हैं, तो उन क्रॉप्स को रेज बेड पे लगाया जाए। यानी कि पहले जो बेड मेकर है उसका इस्तेमाल करके रेज बेड आप बनाइए और उनमें पौधों को लगाइए। इसके अलावा जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, ये रेज बेड बना करके जितने भी रो क्रॉप्स होते हैं ना, सारे के सारे रेज बेड पर ही लगते हैं। जैसे कि ये एक रेज बेड है, तो यहाँ पे आपका सारे क्रॉप्स आपने इस पे लगा दिए हैं। इन दोनों के बीच का ये जो डिप्रेशन है, इसी फरो में आपका पानी रहता है। हद से ज़्यादा रेनफॉल वगैरह में भी यहाँ पे फसल के ख़राब होने के चांसेस कम रहते हैं। इसके अलावा सॉइल के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा इम्प्रूव करना पड़ेगा।
सॉइल स्ट्रक्चर और सॉइल टेक्सचर में क्या फ़र्क होता है? देखो, सॉइल स्ट्रक्चर का मतलब हो गया कि क्या किस तरीके से अरेंज है सैंड, सिल्ट और क्ले सॉइल में, और क्या इनका मेनली परसेंटेज या कंपोजिशन है, उसे हम बोलते हैं सॉइल टेक्सचर। आज सॉइल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे ज़रूरी है कि आप खाद का इस्तेमाल करो, ऑर्गेनिक मैन्योर वगैरह डालो पूरे तरीके से, वेल रोटन फार्म यार्ड मैन्योर। याद रखना, जो भी आप खाद यूज़ करोगे वो पूरे तरीके से सड़ी हुई होनी चाहिए। ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज़ करो, कंपोस्ट का यूज़ करो। इसके अलावा चाहो तो ग्रीन मैन्योरिंग कर सकते हो। ग्रीन मैन्योरिंग में क्या होता है, कोई भी क्रॉप जो है उसे पहले ग्रो किया, जो भी ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स होते हैं हमारे, और उसके बाद में नियर टू फ्लावरिंग स्टेज वगैरह पे जब वो आते हैं तब वहीं के वहीं खेत में ही जोत दिया जाता है। इससे नाइट्रोजन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब जैसे वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम तो अब हमारे खेत में है, तो अब इसका क्योर क्या है, कैसे हम रिक्लेम करेंगे इसे? तो इसमें हमें सबसे पहले तो अपना ड्रेनेज सिस्टम जो है उसको बेहतर करना पड़ेगा। जैसे कि एक होता है सरफेस ड्रेनेज सिस्टम। ये क्या होता है? इसमें होता है कि जो जैसे एक खेत ये है और एक खेत ये है, ये किसी और का खेत है, ये किसी और का खेत है, तो इन दो खेतों के बीच में एक गहरा चैनल टाइप का सा बनाया जाता है जो आगे एक कॉमन लाइन से कनेक्टेड रहता है। तो जितना भी खेत में पानी आएगा वो सारा का सारा नेचुरली इसी में आ जाता है। इसे हम सरफेस ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं। जैसा यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि शैलो या डीप ओपन डिचेस बनाए जाते हैं खेत की बाउंड्री पर। जितना भी पानी है सारा का सारा नेचुरली इसी में आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने आपको ये दिखाया, देखो ये खेत किसी और का, ये किसी और का, लेकिन ये कॉमन यहाँ पे एक चैनल बना रखा है और ये आगे इस वाले कॉमन चैनल से जुड़ा हुआ है। इस खेत का सारा पानी नेचुरली इसी में आ जाएगा। इसके अलावा एक होता है सब सरफेस टाइल या पाइप ड्रेनेज। इसमें मेनली करते क्या है, पाइप गाड़ देते हैं जिनमें छोटे छोटे से छेद होते हैं इस तरीके के, और फिर इन पाइपों को मेनली या तो आप पत्थर वगैरह से इस तरीके से कवर करवा दो, या फिर आप क्या कर सकते हो, लाइनिंग जियो टेक्सटाइल फिल्टर से इन पाइपों की लाइनिंग करवा सकते हो। जैसे यहाँ पे इन्होंने जियो टेक्सटाइल फाइबर से इनको लाइन कर दिया और उसके बाद में पत्थर डाल दिए हैं यहाँ पे। अब इससे होगा ये कि जितना भी खेत का पानी है एक्सेस, वो सारा का सारा इधर आएगा, इसमें आएगा और यहाँ पे फिल्टर होके पाइपों के अंदर चला जाएगा और निकल जाएगा। ये है। तो इसमें होता है क्या है कि बिछा दिए गए पीवीसी के पाइप जो कि परफोरेटेड थे, छेद थे उसमें रूट जोन के पास, है ना, और फिर इनके चारों तरफ ग्रेवल यानी कि कंकड़ वगैरह या फिर जियो टेक्सटाइल फिल्टर से लाइनिंग वगैरह करवा दो। इससे वाटर टेबल लोअर रहेगा क्योंकि आसपास का सारा पानी फिल्टर होके इसी के अंदर चला जाएगा और निकल जाएगा, तो ड्रेनेज इससे भी काफ़ी बेहतर होगा। इसके अलावा एक तरीका होता है मोल ड्रेनेज, जिसमें हम मोल फ्लो का इस्तेमाल करते हैं। इसमें भी चैनल बनाए जाते हैं, अनलाइंड अंडरग्राउंड चैनल। अनलाइंड अंडरग्राउंड चैनल यहाँ पे बनाते हैं मोल फ्लो का इस्तेमाल करके, ताकि ड्रेनेज बेहतर हो सके। यहाँ पे कोई भी पाइप का इंस्टॉलेशन नहीं होता। जैसे कि ये आपका खेत था, ये आपका खेत था, ये ट्रैक्टर के पीछे ये जो आपका इम्प्लीमेंट लगा हुआ है इसे मोल फ्लो बोलते हैं। अब ये करता क्या है, पतले पतले से चैनल बनाता जाता है। जैसे ये आपका पूरा खेत है, एक पतला सा चैनल ये हो गया। अब इसके अंदर कोई पाइप वगैरह नहीं डाला है, ना कोई लाइनिंग वगैरह है, अपने आप ही एक्सेस पानी इसमें आ जाएगा और ये नालियाँ सी बन गई हैं, आगे जाके ये निकल जाएगा। एक इससे भी ड्रेनेज बेहतर हो सकता है। एक होता है डीप सबसॉइलिंग, जिसमें हम जो सबसॉइल फ्लो होते हैं उनका यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। जो ये है डीप सबसॉइल फ्लो, गहरी जुताई, बहुत गहरी जो होती है। इससे होगा ये कि जो भी, क्योंकि होता ये है जब आप बार बार फ्लोइंग वगैरह करवाते हो तो ऊपर की मिट्टी तो सॉफ्ट रहती है लेकिन नीचे की हार्ड हो जाती है, तो उस हार्ड मिट्टी को ख़त्म करना पड़ेगा ताकि परकोलेशन ढंग से हो। उसके लिए सबसॉइलर का इस्तेमाल होता है। ये नीचे तक की मिट्टी को जो है तोड़ देता है, जिससे आपका जो परकोलेशन है वो बेहतर बनेगा। नीचे की जितनी भी कॉम्पैक्ट सबसॉइल है या हार्ड पैन है सब तोड़ दिया जाएगा इसके द्वारा। तो ये तो हमारे कुछ फिज़िकल तरीके हो गए जिसमें हमने ड्रेनेज को बेहतर किया और कुछ फ्लो वगैरह का इस्तेमाल किया, जैसे हमारे सबसॉइल फ्लो हो गए और हमारा मोल फ्लो हो गया। कुछ तरीके और भी हैं, जैसे कि आप चाहो तो यहाँ पे जिप्सम ऐड कर सकते हो। जिप्सम वगैरह से भी यहाँ पे सॉइल स्ट्रक्चर इंप्रूव हो सकता है, वाटर इन्फिल्ट्रेशन बढ़ सकता है। एक
यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है बायो ड्रेनेज। बायो ड्रेनेज का मतलब होता है कुछ ऐसी पौधों की स्पीसीज लगाई जाएं या पेड़ लगाए जाएं जिनकी जड़ें काफ़ी गहरी जाती हैं और जिनका वाटर अपटेक बहुत अच्छा है। बहुत ही ज़्यादा पानी वो बहुत ही जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जैसे कि यूकेलिप्टस की स्पीसीज, यूकेलिप्टस हाइब्रिडा है, यूकेलिप्टस रोबस्टा है, कई सारी स्पीसीज आती हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये है यूकेलिप्टस की स्पीसीज, कई सारे आएंगे इसमें, यूकेलिप्टस हाइब्रिडा है, यूकेलिप्टस रोबस्टा है, और भी बहुत सारे होते हैं। इनकी जड़ें काफ़ी गहराई तक जाती है और बहुत अच्छे तरीके से खेत में जितना भी एक्सेस वाटर है सब एब्जॉर्ब कर लेंगे। इसके अलावा और भी है, जैसे पोंगामिया पिन्नाटा है, केशुराइना है, इसके अलावा अर्जुन का पेड़ है जिसे हम टर्मिनेलिया अर्जुना बोलते हैं। इसके अलावा टिकोमेला अंड्यूलाटा है। इसके अलावा बेर का पेड़ है, बेर भी आप लगा सकते हो, जिजिफस मोर्शियाना बोलते हैं इसको। इसके अलावा शीशम का पेड़ जिसे हम बोलते हैं डलबर्गिस सिसो, उसकी भी वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी अच्छी होती है। इसके अलावा सीजियम क्यूमेनी जामुन है, जामुन लग सकता है बिल्कुल, है ना। तो ये सब आपके बायो ड्रेनेज के लिए बहुत ही बढ़िया पेड़ों की स्पीसीज यहाँ पे मैंने फ़ोटो लगा रखी है। इसके अलावा अगर आप क्रॉप्स की बात करो कि भाई क्रॉप कौन कौन से हैं जो हम वाटर लॉक्ड सॉइल में लगा सकते हैं, तो सबसे पहले नंबर पे तो राइस ही है, आप पैडी लगा सकते हो। यहाँ पे अब हम दो चीज़ों को देखेंगे, जैसे कि अगर जो वाटर लॉगिंग है उसकी प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा है तो आपको ऐसे क्रॉप अपने खेत में लगाने पड़ेंगे जो हाईली टॉलरेंट हो। और अगर मान लो कुछ समय के लिए ही वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम रहती है तो आप मॉडरेट टॉलरेंट जो क्रॉप्स होते हैं उनको लगा सकते हो। पहले हम बात कर लेते हैं हाई टॉलरेंस की, ऐसे क्रॉप जिनमें वाटर लॉगिंग के प्रति टॉलरेंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, जैसे कि पैडी है। पैडी के अलावा यहाँ पे पैराग्रास हो गई, पैराग्रास के अलावा आप यहाँ पे नेपियर ग्रास हो गई। अच्छा, इस राइस तो हमारा सीरियल ही हो गया, तो सीरियल में आपका राइस हो जाएगा। इसके अलावा चारे में आप देखोगे तो पैराग्रास हो गई या फिर नेपियर ग्रास हो गई, टियोसेंट हो गई, बेनियार्ड ग्रास हो गई। फाइबर क्रॉप्स में जो हाईली टॉलरेंट है वाटर लॉगिंग के प्रति वो है जूट, जूट आप लगा सकते हो। सब्जियों में अगर आप देखोगे तो आप वाटर चेस्टनट यानी कि वो लगा सकते हो, सिंगाड़ा। सिंगाड़े के अलावा आप चाहो तो कमल की खेती कर सकते हो, आप चाहो तो केलोकेशिया एस्क्युलेंटा लगा सकते हो, है ना, जिसका इस्तेमाल करके वो बनता है साबुदाना, टारो भी बोल देते हैं इसे। और अगर आप मॉडरेटली टॉलरेंट क्रॉप्स को देखो तो उनमें सब्जियों में जैसे हम देखें तो आप परवल लगा सकते हो, पॉइंटेड गार्ड जिसे हम बोलते हैं, ट्राइकोसेंथस डायोगा। गन्ना लगा सकते हो, वेजिटेटिव ग्रोथ में ये वाटर लॉगिंग को टॉलरेट कर लेगा। इसके अलावा आप यहाँ पे बरसीम लगा सकते हो, गुइना ग्रास लगा सकते हो, गेहूं की वो वैरायटी लगा सकते हो, गेहूं और सोरगम की डीप वाटर गेहूं की वैरायटी लगा सकते हो, सोरगम की शॉर्ट ड्यूरेशन की वैरायटी लगा सकते हो। लेकिन ये आपके मॉडरेट टॉलरेंट हैं। अगर वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम काफ़ी खतरनाक लेवल पर है तो फिर ये सब मत लगाना, फिर तो आपको ये हाई टॉलरेंस वाली क्रॉप ही लगाने पड़ेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे देखो, ये पैराग्रास है, पैराग्रास के अलावा ये बरसीम है, चारे हैं ये सारे के सारे। गुइना ग्रास है, स्लिप्स आती है इनकी लगाने के लिए। ये नेपियर ग्रास है, ये सिंगाड़ा है, खाया ही होगा, वाटर चेस्टनट जिसे हम बोलते हैं, इसका पौधा होता है, ये इसका प्लांट है। तो ये है, कुछ बातों का ध्यान और रखना है, जैसे कि मक्का है, लोबिया है, दालें हैं, दालों में जैसे कि आपका पिजन पी है, चने हैं, छोले हैं। इसके अलावा सब्जियों में जैसे कि आपका मिर्च है, प्याज है ना। इसके अलावा आपका जैसे तिल है। ये वो क्रॉप हैं जो हाईली सेंसिटिव है वाटर लॉगिंग के प्रति, यानी कि इन क्रॉप्स को आपको ऐसे खेतों में बिल्कुल लगाना अवॉइड करना है जिनमें वाटर लॉगिंग की समस्या रहती है। क्योंकि मान लो अगर 24 से 48 घंटे तक भी पानी रुकता है ना आपके खेत में, तो यहाँ पे आपकी फसल पूरे तरीके से चौपट होने के चांसेस हैं। इसलिए इन क्रॉप में वाटर लॉगिंग के प्रति सेंसिटिविटी बहुत हाई होती है, इसलिए आपको बहुत यहाँ पे इन क्रॉप्स को अवॉइड करना है। बाकी यहाँ पे हमारा पूरा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो।